नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर। मैं योगेश धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी बायोलॉजी को लेकर चर्चा चल रही थी और अपन क्लास 12 की बायोलॉजी अपन ने शुरू करी थी, जिसमें आपका पहला चैप्टर था, कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चल रहा था। जिसमें भी आपका जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अर्थात निषेचन पूर्व घटनाएँ। डेली की तरह पूरा नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, कि ये पढ़ा था, ठीक है ना। याद रखिए, डेली पूरी वीडियो देखिए, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अपना किसमें एंड्रोशियम वाला हो गया था, और एंड्रोशियम में आपके जितने भी इवेंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे, और लास्ट में अपन ने क्या बना लिए थे? 2 मेल गैमेट्स, अर्थात 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लिया था। उसके बाद अपना जो टॉपिक चला था वो कौन सा था भाई? गाइनोशियम। गाइनोशियम में कौन कौन से इवेंट संपन्न होते हैं या कौन कौन सी निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं। तो आपको कल बताया था भाई कि गाइनोशियम होता क्या है। गाइनोशियम की इकाई कौन सी होती है? कार्पल होती है, पिस्टल होती है, ठीक है ना। कार्पल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ओव्यूल में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोष्ठक जैसी संरचना, जैसे ओव्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद ओव्यूल की भी स्ट्रक्चर कर ली थी अपन ने कि ओव्यूल का डेवलपमेंट किससे होता है? इनर बॉल से। किसकी से? ओवरी की इनर बॉल से होता है। उसके बाद उसमें जो प्लेसेंटा होता है, फ्यूनिकल होता है, हाइलम होता है, रेफी होती है, पश्च भाग को चैलेजा बोलते हैं। जहाँ पर आपके इंटेगुमेंट्स नहीं मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। डेंस कोशिकाएं पाई जाती हैं इंटेगुमेंट्स के अंदर की तरफ उन्हें, ठीक है ना। डेंस कोशिकाएं मतलब घनी कोशिकाओं का एक आवरण मिलता है, जिसको अपन ने क्या दिया था? न्यूसेल, ठीक है ना। न्यूसेलस या बीजांड काय बोला था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में उसके अंदर कौन सी संरचना आती? एम्ब्रियो सेक। मतलब देखिए, एक बार फिर से देखिए, मैं छोटी संरचना बना देता हूँ आपके लिए कि इस तरह से अपन की जो संरचनाएं थी, ठीक है, इस तरह से आपकी संरचना थी ना, ठीक है। ये कौन सा बीजांड होता है? ओव्यूल जो होता है, ये कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस, ठीक है ना, अर्थात उल्टा बीजांड है। तो ये माइक्रोपाइल हो गया था। कौन सा हो गया था? माइक्रोपाइल हो गया था। ये आपका कौन सा हो गया था? चैलेजा हो गया था। ये आपके इनर इंटेगुमेंट्स और आउटर इंटेगुमेंट्स हो गए थे, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा हो गया था? ये वाला एरिया कौन सा हो गया था बेटा? न्यूसेलस हो गया था, अर्थात बीजांड काय हो गया था, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है, लास्ट ये इस वाले भाग को अपन ने क्या बोला था? एम्ब्रियो सैक। क्या बोला था भाई? एम्ब्रियो सैक। तो देखिए, एम्ब्रियो सैक जो है, अब देखिए शुरू करते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक। एम्ब्रियो सैक आपको पता चल गया ना, सबसे इनर मोस्ट भाग है, इनर मोस्ट पार्ट है ये। किसमें? आपके ओव्यूल में या बीजांड में, ठीक। अब देखिए, बात आती है आपकी किसकी? सबसे पहले आपका जो नया टॉपिक आता है उसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस, अर्थात, हाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक, मेगा स्पोरोजेनेसिस, या इसी को बोलते हैं अपन दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखिए, याद रखना है आपको, क्या क्या बात रखनी है कि आपको देखिए एक चीज़ याद रखनी है कि आपके जो मेगा स्पोरेंजिया थी, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, जिसी को आपने क्या बोला था? ओव्यूल, या इसी को आपने क्या नाम दिया था बेटा? बीजांड, ठीक है। ये बीजांड जो होगा, इस बीजांड का सबसे अंदर का भाग कौन सा होगा बेटा? एम्ब्रियो सैक। कौन सा था? एम्ब्रियो सैक, जिसको क्या नाम दिया था अपन ने? भ्रूण कोश नाम दिया था, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में याद रखना आपको कौन सी कोशिका मिलेगी? MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। कौन सी कोशिका मिलेगी? मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल जो है बेटा, ठीक, याद रखना कि मेगा स्पोर मदर सेल, सिंपल सी बात, एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, NCERT में लिखी हुई है और आपके नीट में आने लायक चीज़ है, ठीक है। चाहे नीट हो, चाहे आपका BSc नर्सिंग हो, क्या याद रखना है कि मेगा स्पोर मदर सेल किस एंड की तरफ होती है, मतलब किस भाग की तरफ? चैलेजा की तरफ या माइक्रोपाइल की तरफ? तो कौन सी वाली बेटा? माइक्रोपाइल की तरफ। कौन सी वाली? माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है ना। माइक्रोपाइल, PYLE, माइक्रोपाइल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीजांड द्वारीय भाग, बीजांड द्वार, ठीक है। क्लियर है? तो ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होगी, ये देखिए बेटा, ये क्या करेगी? अपने साइज में क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब इसके साइज में ग्रोथ किसकी वजह से होता है? कैलोज पदार्थों के जमा होने के कारण। कौन से पदार्थों के?
कैलोज पदार्थों के जमा होने के कारण इसकी साइज में ग्रोथ होगा, और साइज में ग्रोथ होने के बाद ये क्या करेगी, स्पोरिक मियोसिस करेगी। कौन सा करेगी, स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस करेगी। और स्पोरिक मियोसिस करके क्या बनाएगी, 4 दीर्घ बीजाणु बनाएगी। क्या बनाएगी, 4 दीर्घ बीजाणु। देखिए आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, देखिए इसमें याद रखना कि ये आपका ये वाली जो ऊपर बाहर वाली जो कोशिकाएं दे रखी हैं, ये वाली देखिए, ये जिसमें मैं मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है, ये कोशिकाएं किसकी है बेटा, आपके न्यूसेलस की है। किसकी है, न्यूसेलस, जिसको क्या नाम देते हो आप, वीजांड काय, वीजांड काय कहते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको ही पता है जब तक किसका, मेगा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, सॉरी मेगा स्पोरेंजिया नहीं, आपका क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स का जब तक डेवलपमेंट होता है, उनके डेवलपमेंट तक क्या होता है, न्यूसेलस से क्या दिया जाता है, पोषण दिया जाता है, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर वाली जो ये संरचना है, इस वाले एरिया को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक या भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में देखिए एक कोशिका ने आकार क्या कर लिया है बेटा, बड़ा कर लिया है, ठीक। इसकी ये कोशिका नहीं, ये कोशिका का केंद्रक है, ये पूरी ये कोशिका है, ठीक है, इस तरह से होती है, देखो, ठीक है। कौन से, माइक्रोपाइलर एंड की। तो ये कोशिका क्या कर लेगी अपने आकार में, इस तरह से क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेती है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए मैं इधर बना देता हूँ, इधर देखो कि ये नॉर्मली आपका क्या हो गया, एम्ब्रियोसैक हो गया। और एम्ब्रियोसैक में आपके जो माइक्रोपाइलर एंड जो होगा, सॉरी जो आपका कौन सा एंड होगा बेटा, माइक्रोपाइलर एंड होगा। इस माइक्रोपाइलर एंड की कोशिका में आकार में क्या हो जाएगी, इस तरह से वृद्धि। किस वजह से होगी, कैलोज पदार्थों के जमा होने के कारण। कैलोज सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें स्टोर्ड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है, इनके जमा होने की वजह से होगा। क्लियर है बात। अब देखिए इस सेल को नाम क्या देंगे अपन, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, या इसी को बोलेंगे गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे, ठीक है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे, या इसी को ही बोलते हैं दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, भी इसी को कहते हैं, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब बात आती है, ये करता है स्पोरिक मियोसिस। और बचपन से आप जानते हो, बचपन से तो क्या 9th क्लास में जब आप पढ़े होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा, मियोसिस जब पढ़ा होगा आपने, कि मियोसिस जो होता है ये कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, एम फर्स्ट और एम सेकेंड। तो देखिए पहले आपका क्या होगा, एम फर्स्ट होगा, ठीक। और एक चीज़ आपको इसमें हमेशा याद रखनी है, नीचे की तरफ चैलेजा है, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल है। आपके एनसीईआरटी में इस तरह से देखो, इस तरह से दिखा रखा है, यूँ दिखा रखा है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि ऊपर वाला एंड कौन सा है आपका, माइक्रोपाइल है, और नीचे वाला कौन सा है, चैलेजा है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात आती है आपकी कि इसने कौन सा डिवीजन करा बेटा, पहले ये करेगी एम फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट करेगी, और मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप क्या होगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है ना। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट जो होता है, आपने देखो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, न्यूनकारी विभाजन होता है, ठीक है ना, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसी विभाजन में हाफ होते हैं एम फर्स्ट में, ठीक है ना। यही कौन सी अवस्था है जिसकी प्रोफेज फर्स्ट जो होती है 5 सब फेजेस में होती है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। पढ़ रखा है 11th में, और 11th की जब अपनी क्लासेस चलेंगी तो 11th में आपको बताया जाएगा बाकायदा, ठीक। उसके बाद आता है एम फर्स्ट, और उसके बाद एम सेकंड में, एम सेकंड, और एम सेकंड में कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई। हर सेल को क्या बोला जाएगा, हर सेल को बोला जाएगा बेटा मेगा स्पोर। क्या बोला जाएगा, मेगा स्पोर बोला जाएगा, अर्थात गुरु बीजाणु कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु कहेंगे, ठीक है। अब ये सेल जो हैं ये किसमें, एक टेट्राड में उपस्थित हैं। देखो ये पूरा टेट्राड बना हुआ है, 4 कोशिकाएं उपस्थित हैं, और इस टेट्राड को क्या नाम दिया जाएगा, जिस तरह से अपन ने क्या दिया था, माइक्रोस्पोर टेट्राड नाम दिया था ना, इसी तरह से आप क्या नाम दोगे, मेगा स्पोर टेट्राड। क्या नाम दोगे, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर टेट्राड, या गुरु बीजाणु चतुष्क, या दीर्घ बीजाणु चतुष्क, गुरु बीजाणु चतुष्क नाम दोगे। क्लियर है बात यहाँ तक, गुरु बीजाणु चतुष्क, ठीक। और इस पूरे विभाजन को ही, या इस पूरे प्रोसीजर को ही अपन क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब जैसे हर बार की तरह करते हैं, इस बार भी देखिए फिर से रिपीट करते हैं अपन
कि जो भाई मेगा स्पोरेंजिया, जिसी का दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल, इसी को बोलते हैं बीजांड। इस बीजांड के सबसे इनर भाग जो होता है, सबसे अंदर वाला भाग होता है, उसका नाम होता है एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में एक कोशिका होती है जिसका नाम क्या है, एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना, या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसी को बोलते हैं दूर दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। किस एंड की तरफ, माइक्रोपाइल एंड की ओर से क्या करेगी, ये डेवलपमेंट करेगी, ठीक है ना। इसमें इस मेगा स्पोर मदर सेल में कैलोज पदार्थ स्टोर्ड होने की वजह से या जमा होने की वजह से इसके साइज में ग्रोथ होगा, अर्थात इसकी वृद्धि हो जाएगी इसके आकार में। उसके बाद इसमें क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोरिक मियोसिस का सीन क्या है, फिर आपके एनसीईआरटी डायग्राम से समझते हैं कि आपके एनसीईआरटी डायग्राम में देखिए, जो आपकी एम्ब्रियो सेक जो है, एम्ब्रियो सेक में ये मेगा स्पोर मदर सेल है पूरी। इसके बाहर वाली जितनी भी सेल हैं ये कौन सी हैं, आपकी न्यूसेलस हैं या बीजांड का आए हैं, ठीक है, न्यूसेलस या बीजांड का है। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल जो है एम्ब्रियो सेक में उपस्थित है, मेगा स्पोर मदर सेल, ये किसके लिए जाएगी भाई साहब, डिवीजन के लिए जाएगी। कौन सा डिवीजन करेगी, स्पोरिक मियोसिस। कौन से डिवीजन के लिए जा रही है ये, स्पोरिक मियोसिस के लिए, या अर्धसूत्री विभाजन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी बोल सकते हो। स्पोरिक मियोसिस के लिए जाएगी। स्पोरिक मियोसिस में पहले एम फर्स्ट में 2 सेल्स बनेंगी और 2 के बाद एम सेकेंड में आपकी कितनी हो जाएंगी, 4 कोशिकाएं हो जाएंगी। आपको भी पता है कि मेगा स्पोर मदर सेल जो है ये कैसी होती है बेटा, डिप्लॉयड होती है, और आपके चारों मेगा स्पोर जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि डिवीजन जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, मियोसिस हुआ है। और 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में या पुत्री कोशिका में क्या होते हो जाती है, आधी हो जाती है। किसके कंपेयरली, मातृ कोशिका या मदर सेल के कंपेयरली, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन 1 या 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना। चारों मेगा स्पोर एक टेट्राड में प्रेजेंट है, जैसे अपन क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर टेट्राड कहेंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कि जो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, आपको मेगा स्पोर प्राप्त हुए, जिस तरह से आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कौन मिले थे, माइक्रोस्पोर मिले थे, और उन्होंने क्या बनाया था, माइक्रोस्पोर पोलन में। पोलन जो थे वो किस में, मेल गैमेटोफाइट, भाई मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हुए थे, नहीं हुए थे। तो इसी तरह से आपके मेगा स्पोर जो होंगे या गुरु बीजाणु जो होंगे ये क्या बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है, या मतलब जो पूरा एम्ब्रियो सेक है उस एम्ब्रियो सेक का क्या करेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, उस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, ठीक है ना, या उसी को बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, 1 मिनट में कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको जो मैंने डायग्राम बना रखा है वो पूरा देखें, ठीक है। चलो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट, या आप क्या बोल सकते हो, एम्ब्रियो सेक, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, या मादा युग्मोद्भिद का विकास, मादा युग्मोद्भिद, या इसी को देख सकते हैं अपन भ्रूण कोश का विकास, ठीक है। उसके बाद उसकी संरचना करेंगे कि देखिए, आपने पढ़ा था कि आपके पास क्या थे भाई, 4 क्या थे, इस तरह से आपके मेगा स्पोर टेट्राड में 4 आपको क्या प्रेजेंट थे, मेगा स्पोर प्रेजेंट थे, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये क्या है आपका मेगा स्पोर टेट्राड, ठीक है। अब मेगा स्पोर टेट्राड में से याद रखना, आपके आवर्त बीजों की खासियत क्या होती है, कि आवर्त बीजों की खासियत होती है कि 3 मेगा स्पोर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं
या आप बोल लीजिए समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और केवल एक मेगा स्पोर ही क्या होता है, सक्रिय रहता है, और एक मेगा स्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और जब एक मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो इस तरह के डेवलपमेंट को या इस तरह के विकास को अपन क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। कौन सा बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, एक बीजाणुक विकास, ठीक है ना, मोनोस्पोरिक कहते हैं। अब दूसरी बात आती है भाई कि चैलेजा एंड जो है, ठीक है, कि भाई आपका जो चैलेजा एंड, इधर ये चैलेजा एंड, ये कौन सा एंड हो गया, माइक्रोपाइल, चैलेजा माइक्रोपाइल, चैलेजा माइक्रोपाइल, और फिर से वही चैलेजा और माइक्रोपाइल एंड, ठीक है ना। तो कि भाई चैलेजा एंड का माइक्रोस्पोर जो होगा, ये सॉरी मेगा स्पोर जो होगा वो सक्रिय रहेगा, कि मतलब एक्टिव माइक्रो मेगा स्पोर जो है वो भाई आपके चैलेजा एंड का, इधर चैलेजा एंड का एक्टिव रहेगा या फिर आपके माइक्रोपाइल एंड का एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखना अधिकांश आवर्त बीजों में कौन सा रहता है, चैलेजा एंड का, चैलेजा एंड का मेगा स्पोर जो है, चैलेजा एंड का मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु जो होता है वो सक्रिय होता है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट का टाइप कौन सा बना, मोनोस्पोरिक चैलेजा फंक्शनल, चैलेजा फंक्शनल, ठीक है। इस चैलेजा फंक्शनल को ही अब एक बेटा एक पौधे में देखा गया था सबसे पहले, जिसको बोलते हैं अपन पॉलीगोनम, पॉलीगोनम टाइप। कौन सा टाइप बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए और याद होनी भी चाहिए कि आवर्तबीजी पादप अधिकांश, मैं भी ये नहीं बोल रहा सभी की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अधिकांश आवर्तबीजी जो होते हैं उनमें मादा युग्मोद्भिद का विकास या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है वो मोनोस्पोरिक चैलेजा फंक्शन टाइप का होता है। यहाँ मोनोस्पोरिक का मीनिंग है कि मोनोस्पोरिक का मीनिंग क्या है कि 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और 1 मेगा स्पोर ही आगे डिवीजन करके एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करता है। और जिसमें भी आपके मोनोस्पोरिक में भी कौन सा चैलेजा एंड जो होता है उस चैलेजा एंड का मेगा स्पोर एक्टिव रहता है, इस वजह से उसको बोलते हैं चैलेजा फंक्शन। इसको सबसे पहले किस में देखा गया था, पॉलीगोनम नाम के प्लांट में, तो ये इसको बोलते हैं अपन पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। अब देखिए आगे की बात करते हैं, आगे इसको मिटाते हैं और देखिए डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। चलो इसको देख लेना, ये लिखे रहने दो, अगर जगह कम पड़ेगी तो अपन मिटा देंगे, ठीक है। अब आपके देखिए चैलेजा एंड का, इसमें से जो आपका कौन सा चैलेजा एंड का मेगा स्पोर एक्टिव रहेगा और 3 मेगा स्पोर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं बना सकता हूँ कि जो एक्टिव रहेगा वो इस तरह से रहेगा और 3 जो होंगे, 3 मेगा स्पोर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, आपका एक्टिव या फंक्शनल बोल सकते हैं, एक्टिव की जगह बोल देंगे फंक्शनल, फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है ये 3 बार या 3 टाइम क्या करेगा बेटा, माइटोसिस करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, माइटोटिक डिवीजन, या इसी को बोलते हैं 3 बार समसूत्री विभाजन। 3 बार कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। अब देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि समसूत्री विभाजन का मतलब जो है, ये समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है कि पहले कौन सा होगा, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आपकी बाद में सेकंड बार मतलब दूसरे नंबर पर क्या बनेगी, इसमें सेल वॉल बनेगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके कथन में आ जाती हैं नीट में, है ना। बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन आपके कथनों में ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई पहले जो माइटोटिक डिवीजन का टाइप है इसमें पहले ऐसा होगा कि भाई एक कोशिका बनी, उसके बाद वो सेपरेट हो गई 2 कोशिका, जैसे पहले एक कोशिका थी, 2 कोशिकाएं बनी, दोनों बराबर सेपरेट हो गई, फिर 2 से 4 कोशिका बनी, चारों सेपरेट, नहीं ऐसे नहीं होगा। पहले 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे,
उसके बाद उनमें सेल वॉल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको बता रखा है मुक्त केंद्रकीय विभाजन, ठीक है, जिसमें पहले केवल किसका विभाजन होता है, केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा बेटा कि आपका 3 बार माइटोटिक होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो सबसे पहले इस तरह से आपका ये एम्ब्रियो सैक है, एक डायग्राम मेरी तरफ से देख लीजिए, ये तो आपके बुक के हैं। कि सबसे पहले आपका जो आपके क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा ये 2 न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद याद रखना इन न्यूक्लियस के बीच में बेटा क्या आ जाती है, वैक्यूल आ जाती है। और ये दोनों न्यूक्लियस जो है ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपने अपने पोल्स पर। अब यहाँ से स्टार्ट है, अपने अपने कहाँ पर पहुँच चुके हैं, पोल्स पर या पोलर एरियाज में या ध्रुवीय भागों पर पहुँच जाते हैं, या अपने अपने ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। और बचे कुछ जो 2 डिवीजन होंगे, पहला माइटोटिक डिवीजन तो ये हो गया, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड डिवीजन जो होगा, सेकंड और थर्ड डिवीजन जो होंगे, कौन से बेटा, सेकंड एंड थर्ड डिवीजन जो होंगे, ठीक है, वो कहाँ पर होंगे, पोल्स पर होंगे, ठीक है। तो पहले आपकी, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन हो गई, 2 सेलुलर स्टेज हो गई। इसके बाद ये आपकी कौन सी हो गई, 2 सेलुलर 2 न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना, द्विकेंद्रकीय स्थिति हो गई, द्विकेंद्रकीय। ये कौन सी हो गई आपकी, 4 केंद्रीय स्थिति हो गई। और ये कौन सी हो गई बेटा, 8 केंद्रीय स्थिति हो गई, है ना। तो देखिए आपका क्या होगा कि सबसे पहले क्या हुआ कि आपका फंक्शनल मेगास्पोर ने फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बने। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद इनके बीच में वैक्यूल आ गई। वैक्यूल आने की वजह से दोनों मेगास्पोर जो थे, दोनों न्यूक्लियस जो थे वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, पोलर एरियाज में या ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुँच गए हैं। और बचे कुछ सेकंड और थर्ड डिवीजन, क्योंकि 3 डिवीजन होंगे, 3 बार होगा, तो सेकंड और थर्ड डिवीजन कहाँ पर होते हैं, आपके पोलर एरियाज में होते हैं, मतलब पोलर भागों पर हो गए, ध्रुवीय भागों पर होंगे, ठीक है। और ध्रुवीय भागों पर जब होते हैं तो पहले आपकी कितनी बनती हैं, 2 से कितने केंद्रक बनते हैं, 4, 1 2 3 4। इसी तरह से उसके बाद आपके कितने केंद्रक बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रक बनते हैं। मतलब 4 केंद्रक चैलेजा की तरफ और 4 केंद्रक किधर की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ बनते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा दिख रहा है ना, ये दूसरा वाला डायग्राम, हाँ बिल्कुल कंप्लीट दिख रहा है। इस तरह से आपके फिर उसके बाद याद रखना इनमें से एक एक न्यूक्लियस जो है बेटा, एक चैलेजा की तरफ से और एक माइक्रोपाइल की तरफ से एक एक न्यूक्लियस जो होता है वो चलता हुआ कहाँ पर आता है, किधर आता है, बीच में केंद्र भाग में आता है, ठीक है ना। और केंद्र भाग में आकर इस तरह से केंद्र भाग में आ जाते हैं। और इस तरह से आपकी क्या बन जाती है, ये संरचना बन जाती है जिसमें चैलेजा की तरफ जो 3 न्यूक्लियस होते हैं, चैलेजा की तरफ जो बेटा 3 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये आगे जाके क्या बनाते हैं, 3 कोशिकाएं बनाते हैं, जिन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, या इन्हीं को कहते हैं अपन प्रतिमुखी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। उसके बाद बीच में देखिए ये न्यूक्लियस जो हैं, हालांकि इन दोनों न्यूक्लियस को बोलते तो क्या है अपन, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और याद रखना निषेचन से थोड़ा से पहले ही, निषेचन से थोड़े टाइम पहले ही, आप देखना आपके डायग्राम में भी अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन याद रखना बेटा निषेचन से पहले ही ये दोनों केंद्रक जो होते हैं ये फ्यूज उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्यूज उड़ जाते हैं। फ्यूज मतलब समझते हो ना, जुड़ जाते हैं। और जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक केंद्रक का। किसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस कोशिका को फिर उसके बाद ये पूरी कोशिका बनेगी। इस कोशिका का नाम जो है, इस कोशिका को क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, कभी भी आपसे अगर पूछे पोलर न्यूक्लियाई कैसा है, तो पोलर न्यूक्लियाई तो आपके कैसे हैं भाई, N+N, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड हैं। उसके बाद सल्लीन केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक, इसी को तीसरा नाम एक और क्या बोला जाता है, सल्लीन केंद्रक। हिंदी में एक और नाम देते हैं इसको, सल्लीन,
मतलब जुड़ा हुआ, संलीन केंद्रक, ठीक है ना। आपसे पूछे संलीन केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये कैसा है, तो इसको हमेशा आप क्या बताओगे, डिप्लॉइड बताओगे। आप अगर सेंट्रल सेल आपसे पूछे तो इसको भी आप कैसी बताओगे भाई, डिप्लॉइड ही बताओगे, ठीक है। उसके बाद आपकी ये प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल जो हैं ये सारी कैसी होंगी, तीनों की तीनों हैप्लॉइड सेल होंगी। और आपके जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 कोशिकाओं का एक पेयर मिलेगा। इन तीनों कोशिकाओं के पेयर को एक साथ अपन क्या बोलेंगे भाई, ये आगे जाके क्या बनाते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं एग एपरेटस का। किसका, एग एपरेटस का निर्माण करते हैं, या इसी को बोलते हैं हिंदी में अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। अंड उपकरण में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कितने तरह की कोशिकाएं होती हैं, 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपकी कौन सी होती है, सिनर्जिड सेल होती हैं, सिनर्जिड सेल होती है। और एक कौन सी होती है बेटा, एग सेल होती है। कौन सी होती है, एग सेल होती है। एग सेल भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। और सिनर्जिड सेल जो होगी ये भी कैसी होंगी बेटा, हैप्लॉइड होंगी। सिनर्जिड सेल की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और एग सेल कितनी होगी, केवल 1 होगी। इस एग सेल को ही क्या बोलेंगे अपन, फीमेल गैमेट बोलेंगे, FG, फीमेल गैमेट बोलेंगे। इस तरह से आपका किसका, मादा युग्मोद्भिद का क्या होता है, या आपके क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश का विकास बोल सकते हो। फिर से सुनिए एक बार पूरा, फिर से सुनते हैं अपन कि आपका मेगास्पोर टेट्राड था, या जिसको बोलते हैं दीर्घ बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ बीजाणु चतुष्क। ये मैं रख देता हूँ, दीर्घ बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इस दीर्घ बीजाणु चतुष्क में से अपन को पढ़ना है कि भाई इस दीर्घ बीजाणु चतुष्क से मादा युग्मोद्भिद का या एम्ब्रियो सेक का विकास किस तरह से होगा, ठीक है ना। इस तरह से संरचना बनेगी, देखो, ताकि आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, एंटीपोडल सेल, ये आपका एग एपरेटस, ठीक है, कच्चा सा चित्र बना रहा हूँ। ये आपकी सेंट्रल सेल, ये न्यूसेलस, ये आपके इंटेग्यूमेंट्स। तो ये जो अंदर की जो संरचना है भाई, ये संरचना क्या है, अभी इस तरह से है 4 कोशिका वाली। तो इस 4 कोशिका वाली से इस तरह से 7 सेलुलर और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनी। तो बनी कैसे, तो कैसे बनी, पहले देखिए कि भाई ये मेगास्पोर टेट्राड ने इस एम्ब्रियो सेक का, पूरे इसको क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियो सेक, इस एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे करा। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखा करो एक तो आप, ठीक है ना। जो भी बच्चे देखते हो, चाहे 2 देखो, 4 देखो, 5 देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चा देखता है पूरा देखिए। मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉफिटेबल होगा। इतना सिंपल वे में कोई नहीं समझाने बैठा आपको 3-3 बार, ठीक है, समझिए बात को, है ना। अब देखिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये एम्ब्रियो सेक है ये बना कैसे है, कि आपके 4 मेगास्पोर टेट्राड था। इस मेगास्पोर टेट्राड में से आपको फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद का विकास किस प्रकार का होता है। तो कौन से प्रकार का होता है, मोनोस्पोरिक, अर्थात मोनोस्पोरिक का मतलब कि एक मेगा स्पोर ही पूरे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। जब एक ही डेवलपमेंट करेगा तो 3 का क्या बजाओगे, तीनों को, तो 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक आपका क्या बचता है, फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। और जिसमें भी आपकी चैलेजा एंड जो होगा, उस चैलेजा एंड का मेगास्पोर ही एक्टिव होगा, जिसे चैलेजा फंक्शनल बोलते हैं और पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसमें आपने एक फंक्शनल मेगास्पोर बना रखा है और 3 आपने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जो इसके पोषण में खर्च हो जाते हैं। याद रखना इसको, ये पोषण, मरते मरते भी इसको क्या देते हैं, नरिज्म करके जाते हैं, पोषण करके जाते हैं, ठीक है ना, पोषण दे के जाते हैं। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। ये तो आपके किसके डायग्राम है, आपके बुक के डायग्राम है, लेकिन पूरा समझिए, ठीक है। 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो मैं पहले इधर आ गया था कि भाई फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा, इसमें का केंद्रक जो होगा, इसमें डिवीजन हमेशा कौन से होंगे, पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद सेल वॉल बनेगी। नाम का समसूत्री विभाजन है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहने वाले हैं, इस वजह से समसूत्री विभाजन बोल रहा है वो, ठीक है। लेकिन होगा क्या, पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद इनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा, है ना। अब देखो कि मेगास्पोर जो था इसने डिवीजन करा, 2 न्यूक्लियस बनाए, ठीक है, बीचों बीच में बनेंगे। अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में वैक्यूल आ जाएगी और दोनों न्यूक्लियस कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने अपने पोलर एरियाज में या ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुँच जाएंगे।
ध्रुवीय क्षेत्र पर जैसे ही पहुंचे, पोलर एरियाज में पहुंचे, उसके बाद सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन जो होगा वो कहाँ पर होगा, आपके ध्रुवीय क्षेत्रों पर ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये ध्रुवों पर पहुंच गए दोनों न्यूक्लियाई। उसके बाद आपके ठीक है, दो एक न्यूक्लियाई ने इसने डिवीजन करा तो कितने में चेंज हो गया, 2 में। इसने डिवीजन करा कितने में हो गया, 2 में। कितने न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनी, 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बाद कितनी बनी, 8 केंद्र के 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये तीनों संरचनाएं जो हैं, ये तीनों संरचनाएं जो हैं ये कैसी है बेटा, बाइपोलर हैं, द्विध्रुवीय हैं। दोनों ध्रुवों पर क्या प्रेजेंट हैं, कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, बाइपोलर हैं ये दोनों। ठीक है, तो आपके दो क्या बन गए, टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए। 8 न्यूक्लियस में से याद रखना है कि एक एक न्यूक्लियाई जो है या एक एक केंद्रक उठकर कहाँ आएगा, बीच में आएगा, और इस तरह से वो बीच में आ जाता है। और इसके बाद याद रखना कि 3 न्यूक्लियाई जो है वो आपके माइक्रोपाइलर एंड पर रह जाते हैं, 3 न्यूक्लियाई आपके चैलेंजर एंड पर रह जाते हैं, और 2 न्यूक्लियाई आपके किधर आ जाते हैं, मिडिल एरिया में, मध्य भाग में आ जाते हैं। अब सुनिए, चैलेंजर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई हैं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, हालांकि इनको बोल सकते हैं एंटीपोडल न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो आप, इनको प्रतिमुखी केंद्रक बोल सकते हो, जो आगे जाके प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, जो 3 इनको क्या बोलेंगे, प्रतिमुखी न्यूक्लियाई या प्रतिमुखी केंद्रक, जो आगे जाके किसका, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल का निर्माण करेंगे। कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, क्योंकि आपका क्या है, मेगास्पोर भी कैसा है, हैप्लॉइड है। पूरी संरचना जो होंगी वो हैप्लॉइड ही होंगी। उसके बाद आपकी दूसरा जो आता है वो आता है आपका, कौन सी वाला भाग आता है, माइक्रोपाइलर एंड पर 3 कोशिकाओं का एक ग्रुप मिलेगा, जिसमें 3 कोशिकाओं को ग्रुप मिलेगा। इन 3 कोशिकाओं को एक साथ तो क्या बोलेंगे, एक एपरेटस कहोगे। क्लियर है बात, तीनों को तो एक साथ क्या कहोगे, एक एपरेटस कहोगे, जिसमें 2 कोशिकाएं जो होंगी, अगर ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका जो होंगी, ये वाली कोशिका तो कौन सी होंगी, आपकी सिनर्जिड सेल, हिंदी में बोलते हैं इनको सहायक कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका बोलते हैं इनको, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। और एक होगी आपकी एग सेल, ठीक है ना, कौन सी होगी, एग सेल होगी, और 2 कौन सी होंगी, सिनर्जिड सेल होंगे। ठीक है ना, एग सेल को ही अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं या मादा युग्मक कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि बीच वाली कोशिका हमेशा कंफ्यूजन देती है। ये याद रखना कि इस बीच वाली कोशिका में आपके डायग्राम में ही 2 न्यूक्लियस बना रखे हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस जो है इनका फ्यूजन जो होता है ये कब होता है, जब निषेचन से जस्ट पहले होता है। ठीक, तो नॉर्मली तो इनको क्या बोलते हैं, दोनों न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई के डिनोट करोगे आप डायग्राम में। निषेचन के टाइम पे ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब बल्ब फ्यूज वाला मैं समझ लेना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ठीक है ना, जोड़ना, जुड़ जाते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसी को बोलते हैं संलीन केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों संलीन केंद्रक एक कोशिका में उपस्थित होगा, जिसका नाम क्या होगा, सेंट्रल सेल। तो जब आपसे पूछे पोलर न्यूक्लियाई तो n बोलोगे, n+n, ठीक है, कि 2 हैं। यदि आपसे पूछे द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक, हमेशा कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि वो जुड़ चुके हैं दोनों केंद्रक। और यदि आपसे पूछे सेंट्रल सेल कैसी होगी, वो डिप्लॉयड होगी। कैसी होगी बेटा, डिप्लॉयड होगी। और इस तरह से आपकी 7 सेल्यूलर 8 न्यूक्लिएटेड, अर्थात 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होता है बेटा, विकास होता है। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं छोड़े हैं, याद रखना, ये सारी चीज़ें बहुत काम की हैं। और मादा युग्मोद्भिद का विकास आपके बोर्ड में आता है, नीट में भी यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं भर भर के, है ना। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। आपको चाहो तो आप मैं और थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। ये लो, ठीक है, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, आपको पूरा दिख रहा है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए, एक बार रिवाइज करना, बुक में से पढ़ लेना, ठीक है, बुक में से पढ़ लेना इसको एक बार, तो आपके पूरा ये बैठ जाएगा। ठीक है, अब आपने जब मादा युग्मोद्भिद का विकास पढ़ लिया है, 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपने बना ली है, या भ्रूण कोश का विकास आपने पढ़ लिया है, तो इस भ्रूण कोश में आपने देखा है 3 तो एंटीपोडल सेल बनी है। कुछ तो काम होगा, ना। एक सेंट्रल सेल बनी है, इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। और आपका एक एपरेटस बना है या अंडोपकरण बना है, इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा भाई, इसकी कोशिकाओं का कोई ना कोई काम होगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन उठाते हैं अपना। चलो मिटा दूं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, इधर चैलेजा बनाया है, इधर माइक्रोपाइल बनाया है। बुक वाला बड़ा उल्टा आदमी है, ठीक है। अब जो आप फीमेल गैमेटोफाइट जो पूरा डेवलपमेंट वो एम्ब्रियो सैक का जो डायग्राम बनाओगे ना, उसमें नीचे चले जाएगा और ऊपर माइक्रोपाइल। तो इस वजह से ये मत सोचना किताब में गलत है, किताब वाले ने छापा ही ऐसे है, ठीक है ना। चलो आ गई बात समझ में, तो ये मिटा देता हूँ मैं। चलो इस डायग्राम को मैं बने रहने देता हूँ इस वाले को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो सिंपल सा डायग्राम है बहुत ही। कैसे बनाओगे देखो, सुनो। वही गोला कर दो, गोला करके गोला गोला कर दो। चलो देखिए फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम इस तरह से हमेशा याद रखना। ये डायग्राम आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया का, जिसमें आपकी एपिडर्मिस वगैरह ये पढ़ी थी आपने, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम पढ़ी थी। और एक आपकी फीमेल गैमेटोफाइट या बोलते हैं ना एम्ब्रियो सैक का, जब एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आता है, ठीक है। इस तरह से इसे बनाओगे, ये बढ़िया सी लाइन ले जाओगे इस तरह से, ठीक है ना। यूँ ले जाओगे और थोड़ा सा यूँ कर दोगे, ब्रॉड कर दोगे यहाँ पे आके, ठीक है। इस तरह से इधर आप ऐसे तीन, तो आपकी ये ऊपर की तरफ तो कौन सी बन गई आपकी एंटीपोडल सेल, कौन सी बन गई? मैंने पहले ही बोला था नीचे की तरफ है, डायग्राम को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा डेकोरेशन भी कर दो इसमें, थोड़ा बड़ा बड़ा सा रहेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा एंड है बेटा? चैलेजा एंड। कौन सा एंड है? चैलेजा एंड है। और तीनों सेल कौन सी हैं? एंटीपोडल सेल, यानी को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रतिमुखी कोशिका, कोशिकाएं, ठीक है। उसके बाद आपको बनानी है सेंट्रल सेल इस तरह से, क्योंकि अभी निषेचन नहीं हुआ है। अभी आप इसको कैसे बनाओगे, वही इसमें क्या दिखाओगे? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। कैसे हैं? एन और फिर दूसरा भी एन, ठीक है। यही सेल ये आगे जाके देखो, मैं बना देता हूँ इस तरह से डॉट डॉट करके, है ना, समझ जाना। मतलब आगे बनेगी कौन सी सेल बनेगी, नाम क्या होगा इसका? सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ठीक है ना, ठीक है। सेंट्रल सेल को सेंट्रल सेल ही बोलते हैं, ठीक है ना। कैसी होगी आपकी? डिप्लॉयड होगी, है ना। और इस तरह से इस न्यूक्लियस को अगर ये फ्यूजन हो जाएगा तो ये कौन सा बन जाएगा आपका? सल्लीन केंद्रक। कौन सा केंद्रक बन जाएगा? सल्लीन केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब नीचे जो आपको बनाना है ये एग एपरेटस। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना कि जो आपकी एग सेल है ना, दोनों सिनेप्टिक सेल के पीछे छुपी हुई होती है, दिखती नहीं है बाहर से, लेकिन डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ी सी दिखा देना, ठीक है, पीछे छुपी हुई रहती है। देखो इस तरह से, है ना। इसमें आप एक तो क्या बना दोगे? बड़ी वैक्यूल बना दोगे इन दोनों सेलों में, ठीक है। ये इनके न्यूक्लियस बना दोगे इस तरह से। ये आपकी दोनों सेल कौन सी बना रहा हूँ मैं? सिनर्जिड सेल। और एक इसमें क्या बनाओगे आप? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाओगे इस तरह से। ये दूसरे पेन से बना देता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से क्या बनाओगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाओगे, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? फिलीफोर्म। बहुत काम की चीज़ है ये फिलीफोर्म, है ना। इस तरह से आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए आपने, ठीक है। और इसके पीछे छोटी सी आप दिखा देना, ये आपकी कौन सी सेल हो गई? आपकी एग सेल हो गई। कौन सी सेल हो गई? एग सेल, ठीक है। तो मैं इधर दिखा देता हूँ, ये कौन सी सेल हो गई? एग सेल हुई, एग सेल,
हैप्लॉइड या इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट बोले हुए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सेल जो होती हैं आपकी कौन सी होती हैं, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल या हिंदी को बोलते हो आप सहायक कोशिका, क्या कहते हो, सहायक कोशिका कहोगे, ठीक है। वही कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको नाम क्या दिया जाता है बेटा, फिलीफॉर्म दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, फिलीफॉर्म, ठीक है। और ये आपकी क्या है, वैक्यूल है, क्या है, वैक्यूल या इसी को हिंदी में बोलते हैं अपन रेखतिका, रिक्तिका। क्लियर है बात। ये आपका क्या हुआ, डायग्राम हुआ। तो लिखोगे कैसे कि एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ये आपका कैसा होता है, 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की संरचना होती है, जिसमें चैलेजा एंड की तरफ 3 सेल प्रेजेंट होती हैं। तीनों सेल्स का नाम क्या होता है आपका, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब एंटीपोडल सेल के बारे में याद रखना है आपको, कितनी होती है संख्या, 3 होती हैं। किधर प्रेजेंट होती है, चैलेजा की तरफ प्रेजेंट होती है, मतलब जो बड़ा बनाना है आपको तो कैसे लिखोगे, 3 होती हैं और चैलेजा की तरफ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इसमें अगर तो आपको याद रखना है तो देखिए एक चीज़ इसमें याद रखना है, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं भाई, नष्ट हो जाती हैं। अगर इनके किसकी बात करी जाए, काम की बात करी जाए तो अभी तक ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है मतलब अभी तक जानते नहीं हैं, ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रख सकते हो कि आपका ओनियोथीरा एक प्लांट का नाम है, ओनियोथीरा, ओनियोथीरा में एंटीपोडल सेल बनती ही नहीं है, एब्सेंट होती हैं। एक आता है आपका सासा पेनिक्यूलेटा, सांस क्यों लूट गई, है ना, एक तरह से ऐसे याद रखना, सासा पेनिक्यूलेटा। इसमें याद रखना इनकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब समझ रहे हो ना, 3 से ज़्यादा बनती हैं, सर्वाधिक होती हैं, ठीक है, इतना सा याद रखना है। उसके बाद बात आता है, इसको चाहो मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ। दूसरी बात आती है आपकी बेटा, किसकी बात आती है, सेंट्रल सेल की, ठीक है ना। तो कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, ये केंद्रीय भाग में प्रेजेंट होती है। किधर प्रेजेंट होती है, केंद्रीय भाग में प्रेजेंट होती है, सेंट्रल पार्ट में, केंद्रीय भाग बोले तो सेंट्रल पार्ट में, इसी वजह से तो सेंट्रल सेल बोलते हैं, सेंट्रल एरिया में, ठीक है ना। कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है, डिप्लॉयड, क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनाते हैं आपका, तो क्या बनाते हैं बेटा, सल्लीन केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, कब, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले बनाते हैं। अब दूसरी बात आती है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि बेटा जब पोलन ट्यूब जो है इस तरह से, जब पोलन ट्यूब जो है, ये पोलन ट्यूब कहाँ पर पहुँच जाती है, एम्ब्रियो सैक पर जब पहुँच जाती है, ठीक है, कहाँ पहुँच जाती है, एम्ब्रियो सैक पर। और एम्ब्रियो सैक पर पहुँचने के बाद जब मेल गैमेट्स को क्या कर देती है, एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर देती है, तो उस समय याद रखना कि पोलन ट्यूब क्या होगी, नष्ट होगी, भाई सीधी सी बात है, पोलन ट्यूब क्या होगी, नष्ट होगी। तो पोलन ट्यूब के कुछ क्या बनेंगे बेटा, अपशिष्ट पदार्थ। पोलन ट्यूब जो होगी अर्थात परागनाल जो होगी, पोलन ट्यूब इसको क्या बोलते हैं, परागनाल, इसके क्या बनेगा, वेस्ट मैटर या अपशिष्ट जो बनेगा, ठीक है ना। इस अपशिष्ट जो बनेगा, इस अपशिष्ट का अपशोषण भी कौन करती है आपकी, इस अपशिष्ट का अपशोषण करने का काम कौन करती है, आपकी सेंट्रल सेल करती है, ठीक है ना। याद रख लोगे ना कि पोलन ट्यूब के अपशिष्टों के अपशोषण करने का काम या पोलन ट्यूब के जो वेस्ट मैटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब जो करने का काम करता है वो कौन करता है, आपकी सेंट्रल सेल करती है। आपको ही पता है यही वो सेंट्रल सेल हैं जो आगे जाके क्या करेगी भाई, ट्रिपल फ्यूजन करेगी। क्या करेगी, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक कौन सा करेगी, ट्रिपल फ्यूजन, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन करेगी, सेकंड फर्टिलाइजेशन भी यही करेगी।
और किसका निर्माण करेगी, पेन का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, पेन। पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। किसका निर्माण करेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि कैसा होगा, एक त्रिगुणित संरचना होगी, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना, पहले मत समझ लेना, ठीक है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये आगे जाके क्या बनाता है पता है आपको, एंडोस्पर्म बनाता है। और एंडोस्पर्म में एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। यह एक परिपक्व होने वाले भ्रूण को भोजन देने का, भोजन पानी रोटी पानी देने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। यहाँ तक डायग्राम में ही सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आप एग एपरेटस की। इन तीनों संरचनाओं को एक साथ क्या बोलेंगे, इन तीनों संरचनाओं को तो एक साथ क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। एग एपरेटस अंड उपकरण बोलेंगे, जिसमें दो कोशिकाएं कुछ होंगी, सिनर्जिड सेल। तो याद रख लेना कितनी संख्या कितनी होगी इनकी, दो होगी। एग सेल के दोनों तरफ, जो आपकी मैं ऐसे बना देता हूँ, ये एग सेल और एग सेल के क्या होंगी, दोनों तरफ प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। एग सेल के कितने होंगे बेटा, दोनों तरफ होंगी। ये भी कैसी होंगी भाई, हैप्लॉइड होंगी। अब इसमें एक मेन चीज़ क्या है वो याद रखना है आपको। दिख रहा है ना आपको, नीचे तक दिख रहा है ना, और नीचे कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो एग सेल जो है, सिनर्जिड सेल जो हैं, इसमें बेटा आपको दिखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या दिखेंगे आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, ठीक है ना। अंगुली नुमा संरचनाएं दिखती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, फिलीफॉर्म। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही क्या नाम दिया जाता है, फिलीफॉर्म नाम दिया जाता है। अब फिलीफॉर्म जो है ये आने वाली पॉलन ट्यूब को क्या देगा बेटा, डायरेक्शन देता है। क्या देता है, डायरेक्शन, या दिशा देने का काम करता है कि भाई तुमको इधर जाना है, इधर मुड़ना है, क्योंकि भाई एक फर्टिलाइजेशन इधर होगा और एक इधर होगा। तो पॉलन ट्यूब को दिशा देने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, ये। और सिनर्जिड सेल जो है ये खुद डिस्ट्रॉय होकर पॉलन ट्यूब को क्या देती है, पैथवे। पैथवे का मतलब समझते होंगे आप, क्या देती है, रास्ता देती है। खुद डिस्ट्रॉय होकर इसको क्या देती है भाई, रास्ता। कि पॉलन ट्यूब की एंट्री तो किससे होगी, सिनर्जिड सेल को फोड़ते हुए, या सिनर्जिड सेल को डिस्ट्रॉय करते हुए। लेकिन भाई इधर भी तो भाग सकती है दोबारा पॉलन ट्यूब, या फिर से इधर भाग सकती है। तो पॉलन ट्यूब को ठिकाने पर पहुंचाने का काम कि भाई इधर जाना है तेरे को, इधर। जैसे अपन चलते हैं ना हाईवे पे बोर्ड लगे होते हैं, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, कि आगे गहरा घुमाव है, कृपया धीमे चलिए, ठीक है ना। तो वो सारे डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, आपका फिलीफॉर्म करता है, ठीक है, फिलीफॉर्म, ठीक। और जो सिनर्जिड सेल जो है ये क्या करती है, पैथवे प्रोवाइड कराती है। किसके लिए प्रोवाइड कराती है, आपके किसके लिए, आने वाली पॉलन ट्यूब के लिए पैथवे प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो पॉलन ट्यूब जो है, इस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का, रिझाने का काम, ठीक है ना, बट पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम भी पॉलन ट्यूब जो है, इधर मैं लिख देता हूँ, पॉलन ट्यूब को आकर्षित करने का काम जो करती है, क्या करने का, आकर्षित करने का या अट्रैक्ट करने का, कि भाई इधर नीचे आना है तेरे को, किधर से, माइक्रोपाइलर एंड से क्या करनी है, एंट्री करनी है। कौन से एंड से एंट्री करनी है, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करनी है। ये सब ज्ञान देता है, कौन देती है, सिनर्जिड सेल ही देती है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है, ये पॉलन ट्यूब को कुछ रसायनों के माध्यम से, ठीक है ना, कुछ केमिकली प्रोसीजर होता होगा, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं केमियोट्रोपिक, ठीक है ना, आपका केमियोट्रोपिक प्रोसीजर होता है। उस केमियोट्रोपिक प्रोसीजर के थ्रू ये पॉलन ट्यूब को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कौन अट्रैक्ट करती है, सिनर्जिड सेल अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना, किधर की तरफ, अपनी तरफ, या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद लास्ट आता है आपकी कौन सी सेल भाई, एग सेल। एग सेल आता है। एग सेल को अपन क्या बोलते हैं भाई, फीमेल गैमेट बोलते हैं। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, मुंह से बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अपन मादा युग्मक बोलते हैं, ठीक है, मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। वही हैप्लॉइड होगा, आगे जाके क्या बनाएगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। यही क्या बनाएगी, ये सेल जाइगोट बनाएगी। अब एग सेल में याद रखना है कि बेटा इसकी पार्श्व भित्ति जो होती हैं, कौन सी भित्ति की बात कर रहा हूँ मैं, पार्श्व भित्ति जो होती हैं ये कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है। और इसकी पश्च भित्ति जो होती है, कौन सी भित्ति,
पश्च भित्ति जो होती है, पश्च भित्ति ये कैसी होती है, पतली होती है, जिसकी वजह और इसमें एकदम से इसमें क्या आ जाती है, एक बड़ी वैक्यूल आ जाती है। ठीक है, प्रदर्शित नहीं कर सकते, पीछे की तरफ याद रखना। फिर से सुनिए, एक्सेल के बारे में मैं मुंह से बोल के बता देता हूँ। ये इधर देखो, एक्सेल जो है, इस एक्सेल की पार्श्व भित्तियों की या फ्रंट वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, आगे की तरफ वाली पार्श्व भित्ति, ये पार्श्व भित्ति तो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, और इसकी जो पश्च भित्ति जो होती है, पीछे की तरफ वाली भित्ति जो होती है, बॉल जो होती है, सेल बॉल, वो कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है। अब इसी सेल में आपको क्या आ जाती है, वैक्यूल आ जाती है। और जब वैक्यूल आएगी, वैक्यूल देखिए इस तरह से मान लीजिए, जैसे ये आपकी हथेली है, ये मोटी है, ये स्किन पतली है, सिंपल सी बात है। अब इसमें आप हवा डालोगे तो सीधी सी बात है, मोटी भित्ति कहाँ फूलेगी, पहले कौन सी भित्ति फूलेगी, पतली वाली, पीछे की तरफ एक जगह बनेगी ना ज़्यादा, तो पतली भित्ति फूलेगी। तो पार्श्व जो आपकी पश्च भित्ति जो है, कौन सी भित्ति, पश्च भित्ति जो है, ये पश्च भित्ति कैसी हो जाती है, पीछे की तरफ हो जाती है। और एक सेल का न्यूक्लियस भी किधर प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो आपको तो एक ही लाइन याद रखनी है कि जो एक्सेल जो होती है, अंड कोशिका जो होती है, इस अंड कोशिका का केंद्रक जो होता है वो थोड़ा पीछे की तरफ उपस्थित होता है। कारण आपको याद रखना है कि इसकी अग्र वाली या पार्श्व भित्ति जो होती है वो थिक होती है या मोटी होती है, पश्च भित्ति जो है वो पतली होती है, इसमें एक बड़ी वैक्यूल आ जाती है। उस वैक्यूल की वजह से केंद्रक जो है, इसका न्यूक्लियस जो है वो पीछे, एक न्यूक्लियस जिसको बोलते हो, वो न्यूक्लियस किधर की तरफ चला जाता है भाई, पीछे की तरफ चला जाता है। और एक चीज़ आपको एक फैक्ट याद रखना है कि एम्ब्रियोसेक को हमेशा पोषण जो होगा, पोषण किस तरफ से मिलेगा, हमेशा किधर से मिलेगा, चैलेजा की तरफ से मिलेगा। किधर की तरफ से मिलेगा बेटा, चैलेजा एंड की ओर से ही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। कौन सा सेलस, न्यूसेलस, बीजांड काय जो होगा। तो इस तरह से ये आपकी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक की क्या हुई भाई, संरचना। ये क्या है, एम्ब्रियोसेक की संरचना है। लिख देता हूं मैं, क्या है ये, संरचना। ठीक है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एम्ब्रियोसेक की क्या हो गई, संरचना हो गई। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार पूरा देख लेते हैं। एक बार आपको ये डायग्राम बनाना है, उसमें आपको लिखना है। पहले तो एक चीज़ उसमें भी याद रखना कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा था ना, उसमें भी याद रखना है कि जो एक मादा, जो आपका एक क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल जो, वो सॉरी मेगास्पोर जो होता है, एक जो मादा युग्मक जो होता है, मेगास्पोर जो होता है, जिसको क्या बोलते हो आप, गुरु बीजाणु। ठीक है ना, दीर्घ बीजाणु। तो एक दीर्घ बीजाणु जो होता है वो एक मादा युग्मोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है, प्रथम कोशिका होती है। मतलब आपका गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु या मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। वो फिर उसके बाद आपने संरचना बनाई, ये आपकी संरचना बन गई। 7 सेलुलर 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। एक टिपिकल एम्ब्रियोसेक या मादा युग्मोद्भिद जो होता है 7 सेलुलर 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। चैलेजा एंड की साइड कितनी, 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होंगी। कितनी होंगी, 3 एंटीपोडल सेल चैलेजा की तरफ प्रेजेंट होंगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फंक्शन जो है इनका कोई भी नाउन फंक्शन है, मतलब कोई भी ज्ञात कार्य नहीं है इसका। ठीक है, ओनियोथीरा में एब्सेंट होती है, सासा पेनिकुलेटा में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद आती है आपकी सेंट्रल सेल। ठीक है ना, पहले याद रखना पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक N+N। निषेचन से जस्ट पहले, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले क्या होते हैं, दोनों न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सल्लीन केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, सेल को क्या बोलेंगे, बीच में जो सेल बनेगी, सेल को जिसमें आपका सल्लीन केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक उपस्थित होगा, उस सेल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल कहेंगे। काम क्या होगा, केंद्रीय भाग में प्रेजेंट होगी, सेंट्रल एरिया में उपस्थित होगी, द्विगुणित होगी। ठीक है ना, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। पोलन ट्यूब के अपशिष्ट जो होते हैं उनका अवशोषण करने का काम करती हैं। ठीक है ना, सेकंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन करती है, और ट्रिपल फ्यूजन करके क्या बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN बनाती है, जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो PEN आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल का पेयर मिलता है। उस पूरे पेयर को तो एक साथ क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। 3 जो कोशिकाएं होती हैं उनका ग्रुप मिलता है या समूह मिलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एग एपरेटस या अंडोपकरण कहते हैं। जिसमें 2 साइड वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें अपन ये बोलते हैं सिनर्जिड सेल। एक सेल के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन सेल में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, अंगुलीनुमा संरचनाएं दिखाई देंगी। उन अंगुलीनुमा संरचनाओं को फिलीफॉर्म बोलेंगे। स्वयं सिनर्जिड सेल तो क्या देगी, पोलन ट्यूब को डिस्ट्रॉय होकर रास्ता देगी या पैथवे प्रोवाइड कराएगी।
और फ्ली फॉर्म जो होगा वो उसको क्या देगा, डायरेक्शन देगा, फिर पोलन ट्यूब को क्या देगा, डायरेक्शन देगा। उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये वैक्यूल प्रेजेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद आती है एग सेल। एग सेल को अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके ये क्या करेगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन करेगा, और ट्रू फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। इस एग सेल की पार्श्व भित्ति मतलब फ्रंटल जो मेम्ब्रेन जो होगी, आगे की भित्ति जो होगी, ठीक है, ये कैसी होगी, थिक होगी, और पीछे वाली कैसी होगी, थिन होगी या पतली होगी। इसमें बड़ी वैक्यूल आने की वजह से इसका न्यूक्लियस जो होगा वो किधर की तरफ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। और इस तरह से ये आपकी कौन सी होती है, मादा युग्मोद्भिद की पूरी संरचना होती है, या एम्ब्रियो सेक भी बोल सकते हो इसको, एम्ब्रियो सेक की संरचना होती है। ठीक है, तो आपके पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपका टॉपिक आने वाला है, वो टॉपिक आने वाला है बेटा पॉलिनेशन, जिसे आप क्या बोलते हो, परागन कहते हैं। कि जो पॉलिन थे, क्योंकि आपने मेल गैमेट्स को भी डेवलप करा लिया, फीमेल गैमेट्स भी बना लिया आपने, एक सेल बना लिया, एक सेल बना ली, तो भाई दोनों जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ये दोनों चलकर पास पास आ जाएंगे, तो इसको कुछ माध्यम की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। इस माध्यम को आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन या परागन बोलते हो, जो आपकी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। कल एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे पॉलिनेशन को। सभी बच्चे आना है, ठीक है, सभी बच्चे देखोगे इसको, वीडियो को। और अगर आपको पसंद आता है तो भाई लाइक कर दिया करो यार, और शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, साथ वालों को बता दो। ठीक है, बता दिया करो साथ वालों को, कहीं छुप छुप के खुद ही पढ़ रहे हो कि हाँ भैया बायोलॉजी सही चल रही है, इधर ही पढ़ लेते हो, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा याद रखा करो, है ना। तो बताओ, अपने साथ वालों को बताओ, ठीक है ना। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बताइए, फैलाइए, ठीक है ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।